सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 9 करण प्रकाश की इसके अंतर्गत लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे, उसकी बात करेंगे। परीक्षा में अक्सर ही वो सिद्ध करने को आ जाता है, पिछले वर्षों में ऐसा देखा गया है। कल के मतलब लास्ट वाले जो हमारे पास वीडियो था उसमें हमने देखा था कि लेंस निर्माता सूत्र जो है कुछ इस प्रकार से है 1/r1 - 1/r2। इसको बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। बच्चों कल हमने ये भी देखा था कि जो 1/f है इसको पर लेंस का पावर कहते हैं। माने अगर मैं आपको बात करूं लेंस की क्षमता के बारे में, यहीं पर हम क्षमता को डिसाइड कर लेते हैं। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का पावर कहलाता है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसका पावर बोलते हैं, लेकिन फोकस दूरी को हमें मीटर में मेजर करना है। तो आपसे पावर की परिभाषा पूछी जाए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो आपको बोलना है कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं। ठीक, और इसका सूत्र होता है P = 1/f। यहाँ पर f को मीटर में लेना है। ठीक, इसका मात्रक होता है डायऑप्टर। डायऑप्टर इसका मात्रक होता है, संकेत होता है कैपिटल D। अब इसमें क्या होता है, बच्चों, अगर f सेंटीमीटर में है तो पावर का फार्मूला होता है 100/f। ये कब लगाना है, जब f को सेंटीमीटर में मेजर किया गया हो। यदि f सेंटीमीटर में मेजर किया गया है तो फार्मूला होगा P = 100/f, और यदि f मीटर में मेजर किया गया है तो P = 1/f। ठीक है। अब चूंकि 1/f को हम P लिखते हैं तो इस फार्मूले में देखिए आपकी पावर का फार्मूला बन जाएगा। इस प्रकार लेंस की क्षमता का फार्मूला बन जाएगा P = n-1 ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 - 1/r2। तो ये लेंस के पावर का भी फार्मूला है। जो लेंस निर्माता सूत्र है वो वास्तव में लेंस के पावर का फार्मूला है। अब देखिए किस प्रकार से एग्जाम में टेस्ट आते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में आपको दे दे कि लेंस की क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। अब देखिए लेंस निर्माता सूत्र नहीं देगा, क्या दे देगा, लेंस की क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसी को तो स्थापित करना है, यहाँ तक प्रूफ करेंगे और बाद में लिख देंगे कि हम जानते हैं P = 1/f, तो यहाँ पर P लिख देंगे। तो ये लेंस की क्षमता का भी सूत्र है। ठीक, क्लियर। बहुत छोटी छोटी सी बातें कई बार बच्चों को डिस्टर्ब कर देती हैं, वो नहीं उतना समझ पाते हैं, फिर एग्जाम में वैसे भी थोड़ा टेंशन रहती है। तो P = यानी ये पावर का भी फार्मूला है। भाई ये भी दिमाग कहाँ चाहिए कि 1/f ही क्यों बनाया गया, f क्यों नहीं बनाया गया सीधा। तो 1/f एक्चुअली में P है, तो ये पावर का फार्मूला है। ठीक है ना। तो अगर आपको परीक्षा में आ जाए सिद्ध कीजिए P = n-1 1/r1 - 1/r2, इट मीन्स यही चीज पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये पावर का फार्मूला। अब पावर किस किस बातों पर डिपेंड करता है, तो यहीं से भी आपको डिसाइड हो रहा है कि लेंस का क्षमता जिन जिन चीजों पर फोकस दूरी निर्भर करती थी, कल बताया था, उन्हीं पर पावर भी तो उल्टे क्रम में हो जाएगा। जो चीजें फोकस दूरी को बढ़ाती है वो पावर को घटाएंगी। तो इस प्रकार ये हमारे पास लेंस की क्षमता का सूत्र है। लेंस की क्षमता को डायऑप्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, अवतल की नेगेटिव होती है, ये हमने कल जान लिया था। अब हम आते हैं लेंस सूत्र पर। लेंस सूत्र, आखिर लेंस सूत्र क्या है इस पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र के लिए देखें, किसी लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी f होगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी, दूरी भी में संबंध दर्शाने वाला समीकरण, में संबंध दर्शाने वाला समीकरण, इसी को बोलते हैं लेंस सूत्र। ये होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस सूत्र है। ठीक है ना। क्या है लेंस सूत्र बच्चों, क्या है, 1/v - 1/u = 1/f।
अब यहाँ पर प्लस कर दें तो बन जाता है दर्पण सूत्र, और यहाँ पर माइनस है तो ये लेंस सूत्र हो गया। ठीक है ना, ये पावर का भी फॉर्मूला हो गया, 1/f को P बोलते हैं। अब इसको मैं ऐसा भी लिख देता हूँ, अगर मैंने u भी लघुत्तम ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा u माइनस v इक्वल टू 1/f, या f इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास u इंटू v अपॉन u माइनस v। तो ये भी बच्चों लेंस सूत्र ही है, ये भी है, अलग अलग रूपों में आपको उसको याद करना है। तो 1/v मास 1/u इक्वल टू 1/f बहुत प्रचलित रूप है, और ये भी इसी का रूप है, तो इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करेंगे लेंस सूत्र को। आपने हालांकि ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, पर वहां पर तो बुक में प्रूफ नहीं आता है। तो लेंस सूत्र की स्थापना, लेंस सूत्र की स्थापना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अवतल उत्तल दोनों के लिए प्रूफ किया जाता है। तो आपको परीक्षा में बेसिकली आता है कि लेंस सूत्र प्रूफ कीजिए, स्थापित कीजिए। तो उत्तल के लिए कर लेते हैं, क्योंकि उत्तल के लिए आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, प्रतिबिंब बनाना आसान होता है इसमें। ये मान लीजिए इसका F1 है, ये F2 है, तो यहाँ पर एक मान लो कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश किरण मकसद के समांतर आती है और फोकस से होती हुई निकल जाएगी, तो हमारा क्या होगा, F2 होगा। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश से केंद्र से होकर आती है और सीधी निकल जाती है। ठीक है, सीधी निकल जाती है, तो मान लीजिए यहाँ पर आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर F2, यहाँ पर होगा 2F2, और यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बना देती है। ठीक है, यहाँ बना देती है, यहाँ बना। ठीक है, अब वस्तु को नाम दे दिया ए बी, प्रतिबिंब को नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ऑप्टिकल सेंटर को नाम दे दिया ओ। यहाँ से ए सी प्रकाश किरण आती है, मान लो सी ए डैश दिशा में निकल जाती है, ए ओ आती है, से निकल जाती है। लेंस को नाम दे देते हैं एल। ठीक है, ये हमारे मुख्य अक्ष हो गई। तो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर इसको 2F1 लिखना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है नामांकन, नामांकन लिख देना है चित्र का। ठीक है ना, नामांकन। तो नामांकन में क्या लिखोगे, सबसे पहले एल। एल क्या है, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हो गया। वो क्या हो गया, प्रकाशित केंद्र हो गया, वो है वो प्रकाशित केंद्र। फिर ये जो है 2F1 2F2 को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य है, इसको नाम दे देते हैं, चलो F1 F2 लिख देते हैं, F1 F2। ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है ना, F1 F2 का खुद ही है। फिर हमारे पास आ गया AC और या AC और AO, AC AO। ठीक है ना, ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक है ना, AC एरो नहीं बनाया, AO। ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं। फिर सी ए डैश ओ ए डैश, ये क्या है, निर्गत किरण है। मान लीजिए निर्गत या अपवर्तित, निर्गत किरण, लेंस से निर्गत हो रही है तो निर्गत किरण दे देते हैं। ठीक है, फिर F1 प्रथम फोकस हो गया, F1 प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। ठीक है, F2 द्वितीय फोकस, F2 द्वितीय फोकस हो गया। बस ये हो गया है ना। अच्छा, ए बी, ए बी ये क्या हो गई, रैखिक वस्तु हो गई जो मुख्य अक्ष पर रखी है, रैखिक वस्तु। ए डैश बी डैश क्या है, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नामांकन हो गया, नॉमिनेशन हो गया। ठीक है ना, आप नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास
एक चीजें जो मैंने यहाँ लिखी है ये चित्र से देख करके आपको नोटिस कर देनी है, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है इसके बाद सूत्र की स्थापना करते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर लिख देना कि चित्र में उत्तल लेंस द्वारा वस्तु AB के प्रतिबिंब A', B' के बनने का करण आरेख प्रदर्शित है। बस इतना लिख देना आप, करण आरेख प्रदर्शित है। तो काय का करण आरेख प्रदर्शित हो गया कि जो वस्तु ए भी है ना, इसका प्रतिबिंब A', B' बन रहा है, उसका करण आरेख, और इसमें कौन चीज क्या है वो यहाँ लिखा है, ठीक। अब अपन को यहाँ पर वही चीज करनी है जो आपने दर्पण सूत्र में की थी। दो त्रिभुज ढूंढिए जो समरूप है। तो ABO और A', B' वो देखो जरा चित्र में, त्रिभुज या चित्र से त्रिभुज ABO तथा A', O, ध्यान दो ABO और A', O, इसमें देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, सीसाई मुख कोण है। ए वाले 90 के हैं, तो ये भी आपस में बराबर है, और ये भी आपस में बराबर है क्योंकि एक अंतरंता कोण है। तो इसमें क्या लग गया से इतने में SSAO AAA समरूपता से, एंगल समरूपता से, काय में चित्र से त्रिभुज ये और ये में AAA समरूपता से क्या हो जाएंगे, ABO समरूप त्रिभुज A', दोनों समरूप हो गए, ठीक है ना। कौन सी समरूपता से आ गया ये, एंगल। तब इनकी संगत अनुपातिक होंगी, तो अपन यहाँ पर लेंगे AB और यहां से लेंगे A', AB बटा A', बराबर OB बराबर बटे OB', OB बटे OB'। इसको दे देना है समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये समीकरण 1 बन गया आपका, इन दोनों में समरूपता का नियम लगा दिया, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज का पेयर देखो। अब मैंने क्या किया, C से O तक एक उस पाइप से लंब गिराया या C से O को मिलाया। तो अब COF2 और A', ये दो पेयर और मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, C से O को मिलाया, किससे किसको मिलाया बच्चों, C से O को मिलाया, ठीक है ना। ये तब त्रिभुज COF2 तथा त्रिभुज A', B' भी AAA समरूपता से समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप होंगे, अर्थात त्रिभुज COF2 समरूप त्रिभुज A', हो गया, ठीक है ना। इसलिए अब यहाँ पर भी इनकी संगति आनुपातिक हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, यहाँ पर भी इनकी संगति आनुपातिक हो जाएंगी। तो ले लो, तो यहाँ पर ले लेंगे CO बटे A', अच्छा ए कैसे लग रही है, ए समरूपता कैसे लग रही है, ये दोनों सीसाई मुख कोण, ये दोनों 90 और ये दोनों एकांतरंता कोण, ठीक। तो यहाँ से OF2 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा F2B', ठीक है ना, ठीक है। अब आप जरा देखो ध्यान से, CO बराबर है AB, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि CO बराबर क्या है, AB है, तथा F2B' को मैं लिख सकता हूं OB' माइनस OF2 तथा F2B' लिख देता हूं OB' माइनस OF2, ठीक है ना। अगर मैं OB' में से OF2 माइनस कर दूं तो F2B' बचेगा, तो उठा के यहाँ लिख दूं।
तब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू को मुझे क्या लिखना है, ओ एफ टू तो ओ एफ टू रहेगा, एफ टू बी डैश को मुझे लिखना है ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा, 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए अब तुलना कर देते हैं। एल एच एस बराबर है ना, आर एच एस बराबर कर दीजिए। तो समीकरण 1 हुआ 2 से तुलना कर दो इनकी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ टू बटे ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 3 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी लगा दो, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी लगाओ। तो ओ बी क्या है, ओ बी ओ से लेकर बी तक, ओ है ऑप्टिकल सेंटर, बी है ऑब्जेक्ट, तो वस्तु की दूरी है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस यू, लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, ओ बी डैश इक्वल टू प्लस भी, ओ इस तरफ ना पड़े ना तो प्लस में आएगा, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। और ओ एफ टू, ओ से लेकर एफ टू फोकस तक, तो प्लस एफ फोकस दूरी है, इसी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है ना। अब समीकरण 3 पर चलते हैं, समीकरण 3 से, चलो 3 पर चलते हैं। तो 3 से हमें क्या मिलेगा बताओ, समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा, ए बी मतलब माइनस यू अपॉन बी इक्वल टू, नहीं यहाँ पर है समीकरण 3, हाँ तो ओ बी इक्वल टू माइनस यू बटे ओ बी डैश मतलब भी, ओ एफ टू मतलब एफ, एफ और यहाँ पर ओ बी डैश मतलब भी और माइनस एफ, इतना मिलेगा। ठीक है ना भाई, ओ बी को मैं लिख दिया माइनस यू, ओ बी डैश को लिख दिया भी और ओ एफ टू को लिख दिया एफ। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो इसके यहाँ गुणा होगा तो माइनस यू भी और माइनस माइनस का गुणा प्लस यू एफ, एक को इसके यहाँ गुणा कर दो तो वी एफ आ जाएगा। बात समझ में आई भाई, माइनस यू का गुणा इसमें होगा तो माइनस यू भी और माइनस यू का माइनस एफ में तो प्लस यू एफ। अब हमें क्या करना है, एफ वाले एक साइड करना है बाकी दूसरी साइड, तो यहाँ पर क्या यू वी को वहां ले जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा यू एफ बचेगा, यू एफ माइनस पे आ जाएगा बी एफ और वहां पर पहुंचेगा यू भी। ठीक है ना, और दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे दो, यू भी एफ से भाग देने पर, से भाग देने पर, ठीक है ना, दे दो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यू एफ बटे यू वी एफ माइनस बी एफ बटे यू वी एफ इक्वल टू यू वी बटे यू वी एफ। ठीक है, अब चलिए कैंसिल करिए, तो यू से यू कैंसिल हो गया और एफ से एफ हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, यू से यू हो गया, बी से बी कैंसिल। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा ऊपर 1 और नीचे भी, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन बी माइनस ऊपर 1 बचा नीचे यू बचेगी तो कैंसिल हुआ नहीं है, तो 1 अपॉन यू इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन एफ। तो बस यही तो है, देख देंगे, यही लेंस सूत्र है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है ना, प्रूफ हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मेरी समझ से, तो ये हमारा कहलाता है कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र है। ठीक है, तो अब ये दो तरीके से आपने प्रूफ करना सीख लिया, एक लेंस से बना करके सीधा, और दूसरा कल आपको बताया था लेंस निर्माता सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं, जब बाद में समीकरण 3 और 4 की अपन ने तुलना कर दी थी तो ये आ गया था। ठीक है ना,
तो आप उससे भी तुलना कर सकते हैं। तो ये आप इसको अच्छी तरह से सीख लें, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अब संयुक्त लेंस, अगर दो लेंसों को हम मिला दें तो संयुक्त लेंस बन जाए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये होती है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये प्रूफ करने को आपको आ सकता है परीक्षा में ना। अब एफ स्मॉल या कैपिटल कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपको प्रूफ करने को परीक्षा में आएगा तो कैसे करना है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। तो उसके लिए संयुक्त मतलब दो होंगे, तो मैंने संयुक्त लेंस बना दिया, ठीक है। ये और यहाँ पर हम बना देते हैं उत्तर और तल का जिला, ठीक है। इस टाइप से दोनों एक साथ करें, ठीक है। अब ये दो लेंस मैंने ले लिए, एक मान लो L1 है, दूसरा मान लो L2 है। यहाँ पर ये L1 है, यहाँ पर क्या है L2। अब यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखी है, पता नहीं कहाँ है, बस रखी है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण सीधी आती है और एक प्रकाश किरण यूं आती है। अब ये अगर ये नहीं होता तो ये प्रकाश किरण देखिए ऐसी आती और यहाँ पर I1 पर मान लीजिए इमेज बनाती। लेकिन ये क्या हुआ ये है कि थोड़ा और इसको बेंड करेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो और झुका देगा, तो फाइनली आई पर प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर ये मान लीजिए बिंदु वस्तु रखी है, यहाँ से एक प्रकाश किरण सीधी जाती है तो सीधी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकाश किरण यूं आती है, ये उसको बेंड करेगा, ध्यान देना, इसको बेंड करेगा, नीचे क्यों जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये उसको मतलब बाहर क्यों ले जाएगा। तो अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर आकर के मिलती, तो यहाँ पर बन जाएगा I1। लेकिन ये है तो यहाँ पर आकर के मिलती मिलती, ठीक है। लेकिन ये है तो ये इसको थोड़ा सा फैला देगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये पता चला ऐसी बात। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा I2 बन जाएगा। तो दोनों लेंस आपको चित्र दोनों एक साथ बना देना है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और बहुत सरल सूत्र परीक्षा में आता है। तो ये दो चित्र आपको बनाने हैं, ठीक। फिर से समझा दूं मैं। L1 L2 से एक संयुक्त लेंस बना हुआ है, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु रखी है, दोनों की मुख्य अक्ष कॉमन है। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण चली सीधी, पहले ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, दूसरी प्रकाश किरण यूं आई L1 पर, L1 से वो थोड़ी सी झुकी, तो अब L2 नहीं होता तो I1 पर मिलती, लेकिन L2 है तो ये थोड़ा और बेंड हो जाएगी तो I पर मिलेगी। तो फाइनल प्रतिबिंब I पर बन गया। I1 आपको L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ऐसा लिखना है। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ से प्रकाश किरण निकली, अगर ये L2 नहीं होता तो यहाँ आकर मिलती, लेकिन L2 नहीं होता तो यहाँ आकर के मिलती, लेकिन L2 है तो वो डाइवर्जिंग है तो थोड़ा सा इसको फैला देगा, तो बाहर की हो जाएगी तो L2 पर मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है देखें। अब यहाँ से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को समझा दो। ये U है और ये मान लीजिए क्या है V है, और लास्ट वाला V1 डेटा है। यहाँ पर वही सिस्टम, ये U है, ये V1 है और ये V है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे कि चित्र में एक संयुक्त लेंस प्रदर्शित है जो दो लेंसों L1 व L2 के संयोग से बना है, ठीक है, बना है। इनकी
उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O स्थित है, जिसका प्रतिबिंब L1 द्वारा I1 पर बनता है, I1 पर बनता है। ठीक है ना। I1 लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, फलस्वरूप अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, ठीक है ना। लेंस से बिंदु वस्तु या संयुक्त लेंस कहना चाहिए, संयुक्त लेंस से बिंदु वस्तु O की दूरी U, प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 तथा I की दूरी V है। ठीक है ना। आपको इतना लिखना है, ये चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद आपको इतनी थ्योरी इसमें लिख देनी है। क्या लिख देनी है कि चित्र में एक संयुक्त लेंस प्रदर्शित है, जो दो लेंसों L1 और L2 के संयोग से बना है। इनकी उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ दोनों की बिंदु वस्तु O स्थित है, जिस पर प्रतिबिंब L1 द्वारा जिसका O स्थित है, जिसका यहाँ पर क्या लिखना है, जिसका प्रतिबिंब L1 द्वारा I1 पर बनता है, या जिसका लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है। I1 लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, फलस्वरूप अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। संयुक्त लेंस से बिंदु वस्तु O की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा प्रतिबिंब I1 की दूरी V और I की दूरी V है। अब यहाँ पर लिखेंगे L1 के लिए लेंस सूत्र है। अब आपको लेंस सूत्र लगा देना है। L1 के लिए लेंस सूत्र से लगाओ, इस पर लेंस सूत्र L1 के लिए, तो L1 ये है, तो L1 के लिए वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V1 है। यहाँ पर भी है, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V1 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना। F1 क्या है, लेंस L1 की फोकस दूरी है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं F1 लेंस इसकी L1 की फोकस दूरी है। ठीक है ना। अब लेंस L2 के लिए, लगा दो लेंस सूत्र। तो L2 के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, V1। ये लिखा है यहाँ पर कि I1 लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो इसके लिए वस्तु की दूरी V1 लेना है और अंतिम प्रतिबिंब दूरी भी लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/V, और यहाँ पर लिखेंगे 1/V1 इक्वल टू 1/F2, ये लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बस इतना ही सा है। जब L1 के लिए लगाओगे यहाँ पर V1 लेना है, V को, और जब L2 के लिए लगाओगे तो V को भी लेना है, लेकिन U को V1 लेना है। अब दोनों को जोड़ दो, F2 क्या है, लेंस L2 की फोकस दूरी। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। ठीक है ना। समीकरण 1 धन 2 से दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो दोनों को। तो LHS में LHS जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/V1 माइनस 1/U प्लस ये वाला ले लो 1/V माइनस 1/V1 इक्वल टू 1/F1
प्लस 1/f2। अब ये 1/v1 1/v1 कैंसिल, तो यहाँ पर 1/v प्लस का बचा माइनस 1/u बचा इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन को मानना है कि माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f, उससे वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v है। अब माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f तथा इससे वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः u व v हैं, तब लेंस सूत्र लगा दो। लेंस सूत्र से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आएगा। इसके लिए समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और 3 की तुलना करूं तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 की तुलना करूं तो LHS बराबर है ना, तो RHS बराबर कर दो, तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2। बस यही है, यही संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र है। ये प्रूफ करना था हमें। यही क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता का फोकस दूरी का सूत्र है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब बच्चों आपको परीक्षा में ऐसा आ सकता है, ये फोकस दूरी हो गया, या आपको ये भी आ सकता है परीक्षा में कि सिद्ध कीजिए P इक्वल टू P1 प्लस P2, संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र आ जाए, तो यही क्षमता है। अब हम जानते हैं 1/f को क्या लिखते हैं P, 1/f1 को P1 और 1/f2 को P2, तो ये भी तो बन गया सूत्र है। देखो या करके या, तो आपको अगर पावर का फार्मूला आ जाए परीक्षा में, संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र आ जाए कि संयुक्त लेंस की क्षमता सिद्ध कीजिए इतनी होती है, तो यही करना है, सेम एक स्टेप बढ़ा देना। और अगर आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आता है तो यहाँ तक कर देना है। बात समझ में आई? हाँ ठीक है ना। तो हमारे पास ये है, ये भी ये पिछले साल आप शायद पेपर में देखना, पिछले साल ये पूछा गया है और उसके पहले भी आया हुआ है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो कई बार वीडियो को रिवर्स करके आप देख लेना तो आप इसको जान जाएंगे। अब आता है अपने पास संयुक्त लेंस की प्रकृति, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसे डिसाइड होती है, हम उसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। संयुक्त लेंस की प्रकृति, इस पर आपको बस एक चीज याद रखनी है। संयुक्त लेंस की प्रकृति का मतलब हुआ, जैसे मैंने दो उत्तल लेंसों को जोड़ा तो संयुक्त लेंस उत्तल की भांति काम करेगा या अवतल की भांति काम करेगा, ठीक है। एक उत्तल एक अवतल को जोड़ा, या मैंने दो अवतल को जोड़ा इस टाइप से, तो हमें ये बताना है कि ये कैसा काम करेगा, ये कैसा, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, अगर दोनों उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस उत्तल की तरह ही काम करेगा, संयुक्त लेंस उत्तल ही होगा अगर दोनों उत्तल है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर दो उत्तल लेंसों को संयोग में रखा जाए तो संयुक्त लेंस उत्तल की भांति काम करेगा। अगर दोनों अवतल हैं तो संयुक्त अवतल की भांति काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संयुक्त अवतल की भांति ही काम करेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें संयुक्त लेंस किसकी तरह काम करेगा, उत्तल या अवतल। तो याद करना, जिसकी फोकस दूरी कम होगी संयुक्त लेंस उसी की तरह काम करेगा। इसमें ध्यान रखना है कि संयोग में रखे उत्तल अवतल लेंस में से जिसकी फोकस दूरी कम होगी, अर्थात जिसकी फोकस दूरी कम अर्थात क्षमता अधिक होगी,
अर्थात क्षमता अधिक होगी, इसकी फोकस दूरी कम होगी। संयुक्त लेंस उसी की तरह काम करेगा, संयुक्त लेंस उसी की भांति कार्य करेगा, उसी की भांति कार्य करेगा। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लीजिए इसकी फोकस दूरी है 10 और इसकी फोकस दूरी है 8, तो संयुक्त लेंस अवतल की तरह काम करेगा, क्योंकि अवतल की कम है फोकस दूरी। अगर इसकी फोकस दूरी 10 और इसकी है फोकस दूरी 15, तो संयुक्त लेंस उत्तल की तरह काम करेगा, क्योंकि उत्तल की फोकस दूरी कम आ रही है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी संयुक्त लेंस उसी की तरह कार्य करेगा। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, यहाँ से आपका ये पावर तक का और लेंस का जितना सिस्टम है वो आपका यहाँ पर लगभग पूर्ण हुआ। कुछ और होगा तो हम उसको बताएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से, आपके एनसीईआरटी में इतना ही है ना। अगले बार में हम इसमें प्रिज्म के सूत्र को उठाएंगे, है ना, प्रिज्म का सूत्र अगले लेक्चर में, ठीक है। सभी बच्चों के लिए नमस्कार।